कल तक जिसका हाथ में सारी न्याय प्रणाली थी, वह भोकाल आज अपराधी बना खड़ा है। जो कभी विकासनगर का हर फैसला किया करता था, उसी भोकाल के विरुद्ध आज फैसला सुनाया जा रहा है। समस्त प्रमाण और साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं, भोकाल ने महारानी मोहिनी की हत्या का षड्यंत्र रचने और स्वयं महारानी की हत्या के प्रयास का अपराध किया है। इसलिए ये न्यायपीठ आदेश देती है कि फांसी दो भोकाल को। सिर झुकाए खड़ा रहा भोकाल, कुछ ना बोला। वह बोलता भी तो क्या, जानता था जो कि सभी परिस्थितियां उसके साथ साथ उसका भाग भी उसके विरुद्ध था। और ऐसा हुआ उस षड्यंत्रकारी के कारण जिसका नाम था गुड़ीक। हा हा हा, समस्त विश्व की तलवारों के धनी जीत लेने वाला महाबली बुद्धि की धार के आगे न टिक पाया और अपने मान सम्मान के साथ साथ अपना जीवन भी हार बैठा। मेरी बुद्धि की धार के नीचे तो वह तभी आ गया था जब उसने मेरे बड़े और 6 रोगी पुत्र अजीत को मौत के घाट उतार दिया था। जिसका इतना अपराध था कि रोग उसने समाज से पाया था, वह वापस समाज को लौटाने का बदला लेने की अपनी कुल की परंपरा को निभा रहा था। उसके सब को मैंने अपनी शिखा की गांठ खोलकर सौगंध खाई थी, जब तक भोकाल से तेरी हत्या का बदला नहीं ले लूँगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, कुशा के विस्तार पर सोऊंगा, अपने शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा। बदला लेना हमारे कुल की परंपरा थी और जब मैंने इस परंपरा को निभाने की ठान ली तो मेरे 2 पुत्र अभय और अमर ने भी मेरा साथ दिया। मैंने भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। मैंने ही रानी मोहिनी की हत्या करने का संदेश पत्र राज दरबार में पहुंचाया, जिसे पढ़ते ही महारानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। जब महारानी ने अपने गुप्त रास्ते की सुरक्षा के लिए अपने 4 विश्वासपात्र सैनिक जंगल के बाद शिव मंदिर में तैनात किए, मैंने उनके बारे में जाना और उनकी सूचना भोकाल तक पहुंचाई। भोकाल ने उन पर आक्रमण करके उन्हें बेहोश कर दिया। यही मैं चाहता था। गुप्त रास्ता साफ था। मैंने अपने पुत्र अभय को नकाबपोश हत्यारा बनाकर उस गुप्त रास्ते से महारानी के कक्ष में भेज दिया। वह चाहता तो महारानी की हत्या करके चुपचाप वापस लौट सकता था, लेकिन वह महारानी की हत्या करने नहीं, अपनी जान गंवाने गया था, ताकि सभी को यह संदेश हो जाए कि भोकाल के कारण ही हत्यारा महारानी तक पहुंचा। ऐसा ही हुआ। मेरे पुत्र के बलिदान ने भोकाल की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फिर मैंने महारानी के नागरिक अभिनंदन के समय भाले के साथ पत्र भेजकर भोकाल को अपने तीसरे पुत्र अमर पर भाला चलाने के लिए विवश किया, लेकिन यह योजना मैंने अमर को पहले ही समझा दी थी। जैसे ही भोकाल उसकी तरफ बढ़े, उसने महारानी को एक तरफ धक्का देकर स्वयं को भाले के आगे कर देना है। उसने ऐसा ही किया और ऐसा करने के साथ ही वह शहीद और भोकाल हत्यारा हो गया। और इस बात के साक्षी थी वह मौजूद पूरी प्रजा। भोकाल के बच निकलने का कोई भी अवसर नहीं था और ना ही वह बच पाया। अपने पुत्रों को खोकर ही सही मैंने भोकाल से अपना बदला ले लिया, परंतु मेरे प्रतिशोध की आग तब तक ठंडी होगी जब मैं उसी तरह भोकाल के 2 प्रियजनों को समाप्त कर दूंगा, जिस तरह उसके कारण मेरे 2 प्रिय पुत्र समाप्त हुए हैं। बुद्धि नामक ब्रह्मांड के सबसे बड़े हथियार के उस मालिक की आंखों में नफरत और षड्यंत्र के मिले जुले रूप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इधर वह जिसके विरुद्ध रचा जा रहा था एक और षड्यंत्र, मुझे समाप्त करने का किसी ने षड्यंत्र रचा है, परंतु वह है कौन? उसकी मुझसे क्या शत्रुता है? भोकाल। उस आवाज़ ने भोकाल की विचार श्रृंखला तोड़ी, लेकिन भोकाल आवाज़ की दिशा में पलटा तो उसे अंधकार के सिवा और कुछ न दिखाई दिया। कौन है इधर? मित्र जो नहीं चाहता कि भोकाल जैसे महाबली को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाकर फांसी पर लटका दिया जाए। तुम्हें मेरे निर्दोष होने पर विश्वास है? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम यह विश्वास विकासनगर की समस्त प्रजा को भी दिलाओ, और ऐसा तुम तब कर पाओगे जब इस बंदी गृह से मुक्त होगे। अंधकार में डूबे 2 हाथों ने बंदी गृह का ताला खोलकर भोकाल को आज़ाद कर दिया।
अन्याय को सहकर फांसी पर झूल जाना मूर्खता है भोकाल। इसलिए जाओ, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करके दिखाओ। परंतु तुम कौन हो? घोर अंधकार में क्यों खड़े हो? सामने क्यों नहीं आते? यह समय ना तो मेरे सामने आने का है और ना ही तुम्हारे गंवाने का, इसलिए यह खड़े होकर समय को व्यर्थ मत गवाओ। जाओ भोकाल जाओ। यह सही कह रहा है, अभी समय व्यर्थ गंवाने का कोई उचित औचित्य नहीं है। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकलकर उस षड्यंत्रकारी की खोजने और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। और तब घोर अंधकार से बाहर निकलकर रोशनी में आया वह, जो और कोई नहीं गुण की था। यह बुद्धि की धार है भोकाल, तलवार की धार पर चलने वाला तू भला इसे क्या समझेगा? मैंने तुझे मुक्त करके इस बात को और भी पुख्ता कर दिया है कि तू ही अपराधी है, और साथ ही तैयार कर दिया तेरे एक प्रियजन की मौत का सामान। यह बात जल्दी जंगल की आग की भांति फैली। भोकाल बंदीगृह से भाग गया। बंदीगृह को 3 पहरेदारों की हत्या करके पहले किसी ने बंदीगृह के ताले की चाबी प्राप्त की और फिर उसे ताला खोलकर भोकाल को भागने में मदद की। परिस्थितियां बताती हैं कि महारानी की भोकाल की मदद करने वाला राजमहल में रहने वाला एक कोई सदस्य है। भोकाल के उस मददगार को ढूंढने का अब एक ही साधन है, हर उस शख्स की तलाशी ली जाए जो राजमहल में रहता है। आप सही कह रहे हैं गुड़िक महोदय। ठीक है, क्रम का आरंभ हमारे कक्ष की तलाशी के साथ होगा। रानी मोहिनी के उस आदेश को देखकर इस बात का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था कि भोकाल के मददगार को ढूंढने के लिए कितनी उतावली थी। रानी मोहिनी का वह उतावलापन तब शांत हुआ जब राजमहल के सभी कक्षों की तलाशी लेने के पश्चात सैनिक सलोनी के कक्ष में पहुंचे। सलोनी जी के कक्ष से बंदीगृह की यह चाबी मिली है और मुझे मिली है यह रक्तरंजित तलवार। ये चाबी और तलवार मेरे कक्ष में कहाँ से पहुंची मुझे नहीं मालूम। कृपया हमारे साथ चलिए, अपनी सफाई में जो कुछ कहना है महारानी के समक्ष कहिएगा। सलोनी जी को बंदी बनाने के लिए महिला सैनिकों को बुलाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। हतप्रभ सलोनी ने तुरंत ही बंदी बनाकर रानी मोहिनी के सामने पेश किया गया तो बिफर पड़ी रानी। भोकाल को बंदीगृह से भगाने में मदद करके तूने राजद्रोह का अपराध किया है, मूर्ख स्त्री। आप ठीक कह रही हैं चाची जी, एक राजद्रोह को जो एक दंड मिलना है वह उसे में भी मिलना चाहिए। राजधानी के बीचों बीच खड़ा करके इसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। सौत के प्रति जो ईर्ष्या रूपसी के हृदय में बसी हुई थी वह उस आदेश के रूप में बाहर आई थी। शांत रहकर जिसे रानी मोहिनी ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। हा, भोकाल के साथ उसके एक परिजन पर भी मृत्यु की काली छाया मंडराने लगी, लेकिन वह शांत नहीं था, जिसका षड्यंत्र 100% सफल हुआ था। अब बचा उसका दूसरा प्रियजन, वह शीघ्र ही मेरी बुद्धि का शिकार बनेगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं अपनी शिखा में एक नहीं सैकड़ों गांठें लगाऊंगा। एक नए षड्यंत्र को जन्म देने में जुट गया था गुणिक। जबकि उसके पिछले षड्यंत्रों में फंसा भोकाल अभी भी जल बिन मछली की भांति छटपटा रहा था, और उसकी वह छटपटाहट उस समय और बढ़ गई जब उसे मिली वह सूचना। सुनो सुनो सुनो, कल राज भगोड़े भोकाल की पत्नी को नगरी के बीचों बीच पाषाण प्रहारों से मार दिया जाएगा। प्रजा से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें। निश्चय ही बेचारी सलोनी को इसलिए यहाँ दंड मिला है कि वह मुझे अपना पति मानती है। यह सलोनी के साथ अन्याय है और मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। कल मैं सलोनी को बचाने पहुंचूंगा। राजधानी के बीचों बीच मौजूद दंड स्थल पर मारो मारो इस हत्यारे और राजद्रोही को, पत्नी को समाप्त कर दो, राजद्रोही की इस मददगार को। ओह, क्रूरता की हदों को पार करते हुए सलोनी का यह सारा लहू बहा देने पर उतारू थे प्रजावासी, और भोकाल वहाँ नहीं आ पहुँचता। रुक जाओ, बंद करो यह अन्याय, राजद्रोही भोकाल। और वे अपने इस घिनौने कृतज्ञ से सफल भी हो जाते। मारो इसे, यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए।
यह भाग्य का विचित्र विडंबना नहीं थी तो और क्या था कि कल तक जिस भोकाल पर फूल बरसाते नहीं थकते थे विकासनगर के वासी, उस पर पत्थर बरसाते नहीं थक रहे थे। और भोकाल था कि उनसे एक को भी रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि जिस षड्यंत्र से जैसा महाबली मात खा गया है, उसके सामने अब प्रजा की क्या बिसात थी। बारिश की बूंदों की तरह बरसते पत्थरों के बीच भोकाल लहूलुहान सलोनी तक पहुंचा और उसे लेकर तुरंत ही वहां से उड़ चला। काश वह एक नज़र महल के परकोटे पर खड़े अपने शिखा को सहलाते बुद्धि के उस जादूगर को देख लेता तो उसकी नज़र में नृत्य करता और जमाने भर का षड्यंत्र उसे तुरंत ही दिख जाता और उसे यहाँ जंगल के एकांत कोने में बैठकर सिर खपाई नहीं करनी पड़ती। आपके विरुद्ध कोई भीषण षड्यंत्र रच रहा है स्वामी। तुमने ठीक कहा सलोनी, और उस षड्यंत्रकारी का पता लगाने के लिए मुझे उन घटनाओं का अवलोकन करना होगा विगत दिनों में साथ जो घटी थीं। गहरे सोच में डूब गया भोकाल और जल्द ही निर्णय पर आ पहुंचा। विगत दिनों में घटनाओं में मेरे साथ घटी उनमें से 3 व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो मेरे हाथों से मारा जाने वाला और 6 रोगी, दूसरा गुप्त रास्ते से प्रवेश करके महारानी की हत्या का प्रयास करने वाला, और तीसरा वह जो मेरे हाथों भाले से मारा गया। मेरा हृदय कहता है उन तीनों में कोई न कोई समानता अवश्य थी। अचानक सलोनी की तरफ पलटा भोकाल। तुम तो बहुत अच्छे चित्रकार हो सलोनी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आदेश दीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है। उन तीनों व्यक्तियों का जो रूप रंग मेरे मस्तिष्क में विद्यमान है उसे तुमने चित्रों का रूप देना है। तैयार हो जाओ। फिर भोकाल सलोनी को बताता रहा और वह चित्र बनाती गई। और उस समय तो भोकाल सलोनी की कला का कायल हो गया जब उसके मस्तिष्क में बसे व्यक्तियों के चित्रों के रूप में उसके सामने थे। वह सलोनी, जवाब नहीं तुम्हारा। तुमने उन तीनों व्यक्तियों के चित्र हूबहू बना दिए। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए स्वामी, इन तीनों की शक्लें आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं। वास्तव में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं इन तीनों की शक्लें। उस आश्चर्यजनक तथ्य के साथ साथ अब निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण भी भोकाल के सामने थी। इन तीनों की शक्लें आपस में मिलने संयोग नहीं हो सकता सलोनी, इनमें अवश्य ही कोई राज छिपा है। लेकिन वह राज क्या है, लाख सोचने के पश्चात भी समझ नहीं आ रहा। तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर इस राज को समझा जा सकता है। आप इसके लिए राज विद्वान गुणिक से क्यों नहीं मिलते। गुणिक विचार अच्छा सलोनी, ऐसी परिस्थितियों में गुणिक जैसे विद्वान की सहायता की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। तुम यहीं रहना सलोनी, मैं गुणिक से मिलकर इस समस्या के समाधान के पश्चात यहीं वापस लौटूंगा। तुरंत ही वो वहाँ से उड़कर गुणिक के पास पहुँच गया। भोकाल, ओह गुणिक महोदय, तो आपने बाज को प्रशिक्षण देने में व्यस्त हैं। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बाज से हटकर गुणिक की नज़र जैसे ही भोकाल पर पड़ी वह बुरी तरह चौंका। भोकाल, तुम यहाँ, एक समस्या मुझे आपके पास खींच लाई है। आशा है आप उसके समाधान में मेरी सहायता करेंगे ताकि मैं स्वयं और निर्दोष को सिद्ध कर सकूं अपने आप को। तुम राजद्रोह के साथ साथ भगोड़े भी हो भोकाल, इसलिए मुझे तुम्हारे कोई सहानुभूति नहीं है। फिर भी तुम मेरे द्वारा पर सहायता मांगने आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बताओ अपनी समस्या के रूप में भोकाल ने वे तीनों चित्र गुणिक के सामने रख दिए, जिन्हें देखते ही ऐसे चौंका गुणिक मानो सैकड़ों बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मार दिया हो। ओह, लेकिन दूसरे क्षण स्वयं को संभाल लिया गुणिक ने। क्षमा करना भोकाल, इन चित्रों को देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम जा सकते हो। हमारे विश्राम करने का समय हो गया है। भोकाल फिर वहाँ नहीं रुका। अपनी समस्याओं का हल मुझे स्वयं ही खोजना होगा, और अब वह हल मुझसे अधिक दूर नहीं है, क्योंकि अब मेरे हाथ लग चुका है एक और महत्वपूर्ण सूत्र। जल्दी वापस सलोनी के पास पहुंच चुका था भोकाल।
गुणिक ने मेरी कोई सहायता नहीं की, लेकिन एक बात तुम मेरी सहायता कर सकती हो सलोनी। इनमें से एक चित्र में मेरे कहे अनुसार परिवर्तन करके एक बार फिर बताता चला गया भोकाल। एक बार फिर सलोनी अपनी अद्भुत कला का जौहर दिखाने में जुट गई, जबकि इधर गुणिक जुटा हुआ था अपने षड्यंत्र की अगली चाल चलने में। मैंने अपने षड्यंत्र के हर पहलू को ठोक बजाकर देख लिया है और मेरे उस षड्यंत्र को भोकाल का जो प्रिय जन शिकार बनेगा वो कल सारे संसार के सामने होगा। रोज की तरह आज भी महल के परकोटे पर मौजूद थी रानी मोहिनी। कितना सुंदर कबूतर है वह, राजमहल से ही किसी ने उड़ाया है उसे। कबूतर को देखकर रानी मोहिनी की आंखों में जो प्रसन्नता के भाव आए वह दूसरे क्षण आतंक के बादल में बन गए। ओह, इस सुंदर कबूतर पर बाण किसने चलाया? बाण चलाने वाला गुणिक था। ये आपने क्या किया गुणिक महोदय? आपने इस निरीह पंछी को बाण से क्यों बीन डाला? राजमहल की दीवारों को पार करने वाले ऐसे निरीह पंछी कभी कभी राजमहल की मजबूत दीवारों को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही यह पंछी कर रहा था, और मेरी बात का प्रमाण इसके पैरों में बंधा यह संदेश पत्र है। आश्चर्य से फटी रानी मोहिनी की आंखों के सामने गुणिक ने कबूतर के पैरों से बंधा संदेश पत्र खींच लिया और इस पत्र में लिखी कविता का एक ही सार है, इंद्र के सिंहासन और हीरों के द्वारा वाली विकास नगरी पर कब्जा कर लो। रूपसी, यह पत्र आपने पिता को भेज रही है। नहीं, रूपसी ऐसा नहीं लिख सकती। वह हमारी विश्वास पात्र है। वह राजद्रोह कार्य नहीं कर सकती। यह किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है। महारानी, हमें उसका तुरंत पता करना चाहिए। कुछ क्षणों बाद ही उस पत्र और गुणिक के साथ रूपसी के कक्ष में मौजूद थी रानी मोहिनी। मेरा विश्वास है कीजिए चाची जी, मैंने ऐसा दुष्ट कार्य कदापि नहीं कर सकती। यह पत्र तुमने नहीं तो किसने लिखा है? यह दासी ने। और ऐसा इसने क्यों किया? इसका उत्तर आप इसके मुख से ही सुन लीजिए महारानी चंद्रमणि रूपसी की उस विरुद्ध विशेष दासी को लेकर वहां पहुंचा था, जिसने दिया था उस सभी को स्तंभ कर देने वाला वह बयान। मुझे क्षमा करें महारानी, ये सब मैंने राजकुमारी रूपसी के कहने पर लिखा था। रूपसी, ये दुष्टा झूठ बोल रही है चाची जी, मैंने इससे कभी कुछ भी नहीं लिखवाया। खामोश, विश्वासघातनी, बंदी बना लो इस राजद्रोहिणी को। कितना बुरा है सत्ता का लालच, इसके लिए अपनों का लहू बहा देने पर उतारू हो जाते हैं मनुष्य। षड्यंत्र सम्राट गुणिक के उन शब्दों ने रानी मोहिनी के क्रोध में घी का काम किया। लहू हमारा नहीं, इस विश्वासघातनी का होगा। कल प्रातःकाल ही बाणों से बांध दिया जाएगा इसे। स्तंभ और खामोश थी रूपसी, जबकि रानी मोहिनी क्रोध से उबल रही थी। उसके षड्यंत्र के जाल में फंसकर जिसके अधरों से विजेता जैसी मुस्कान नृत्य कर रही थी। भोकाल का तीसरा प्रिय भी मेरी बुद्धि का शिकार बनकर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया, लेकिन इसे वहां पहुंचाने के साथ साथ मैंने इसकी भी तैयारी कर ली है कि भोकाल और उसकी दोनों पत्नियां साथ साथ मौत के मुंह में समाये, क्योंकि मैं जानता हूं भोकाल सलोनी की तरह रूपसी को भी बचाने पहुंचेगा। कल जब सरेआम रूपसी को मृत्युदंड दिया जा रहा होगा, और चूंकि मृत्युदंड बाणों से बींध कर दिया जाना है, इसलिए रूपसी की मृत्यु बचाकर लहराने बाणों को नष्ट करने के लिए भोकाल के साथ साथ वहाँ अपने धनुष बाणों के साथ सलोनी भी पहुँचेगी। सलोनी द्वारा सभी बाणों को नष्ट करने का एक ही तात्पर्य होगा कि सलोनी और भोकाल ठीक उस स्थान पर मौजूद होंगे जहाँ से एक साथ बाणों को निशाना बनाया जा सके, और ऐसा स्थान वही है जो मेरा सोचा हुआ है, और मैंने वहाँ बिठा रखा है उन शक्तिशाली शिष्यों को जो तुरंत ही भोकाल को घेर लेंगे। लेकिन प्रहार और भोकाल शक्ति के स्वामी भोकाल को बस में करना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने इसका प्रबंध कर रखा है कि भोकाल अपने प्रहार और भोकाल शक्ति का प्रयोग न कर पाए, और उसके लिए मैंने तैनात किया हुआ प्रशिक्षित बाज जो पहले अपने पंखों में छिपी तेज
खांसी उत्पन्न करने वाली औषधियों को ठीक भोकाल के चेहरे पर छोड़ेगा और फिर भोकाल के सिर पर रखा उस प्रहारा के ले उड़ेगा। औषधि के प्रभाव से बुरी तरह खांसते भोकाल शक्ति पुकारने में असमर्थ प्रहार विहीन भोकाल को दबोच लेना मेरे शक्तिशाली शिष्यों के लिए कठिन न होगा। भोकाल के साथ साथ सलोनी भी दबोच ली जाएगी और फिर उन्हें भी उस खंभे से बांध दिया जाएगा जहां रूपसी पहले से ही बंधी मौजूद होगी। बुद्धि के धनुष से चलाया गया गुणिक का एक एक बाण अपने सही निशाने पर बैठा था। एक ही खंभे से बंधे भोकाल, सलोनी और रूपसी इसका प्रमाण था और यह था विलक्षण बुद्धि के उस स्वामी के तर्कस का अंतिम बाण। तीनों राजद्रोही एक ही स्थान पर मौजूद हैं। महारानी, न्याय की रक्षा कीजिए, दीजिए इन तीनों को समाप्त करने का आदेश। हमने जो योजना बनाई थी उस पर कार्य करने का समय आ गया है। सलोनी, तैयार रहो। अच्छा स्वामी। भोकाल के बोलने के साथ ही सलोनी के बंधे हाथ हरकत में आए और उसके तेज नाखून भोकाल के हाथ से बंधी रस्सी पर जा टिके। इधर सोच क्या रही हो महारानी? प्रजा और राज्य के न्याय कीजिए। हाँ हाँ, न्याय कीजिए महारानी। उस षड्यंत्रकारी बुद्धि के जाल में प्रजा के साथ साथ रानी मोहिनी भी बुरी तरह फंस चुकी थी। समाप्त कर दो इन्हें। तुरंत ही रूपसी की तरफ भोकाल और सलोनी भी काले लंबे लवादे से ढकने के लिए कुछ सैनिक उनकी तरफ बढ़े, लेकिन कोई देख न पाया कि कुछ देर पहले भोकाल के जो हाथ बंधे हुए थे वे अब आज़ाद थे और तेजी से अपने पंखों के बीच वहां पहुंच चुके थे जहां प्रहारा छिपा हुआ था। जल्द ही उनके शरीरों को काले लवादों से ढक दिया गया और चारों तरफ से चले सैकड़ों बाण और हर बाण का निशाना थे भोकाल, सलोनी और रूपसी। और वे तीनों इस समय जिस हालत में थे, ऐसे में निशाने चूकने का प्रश्न ही नहीं उठता था। बाण शरीरों में लगने के साथ ही तीनों के कंठ से हृदय विदारक चीख निकली। कुछ ही क्षणों के लिए तीनों के शरीर तड़पे और फिर शांत हो गए। इसी के साथ ऐसे भाव उभरे उस षड्यंत्रकारी के चेहरे पर जैसे उसे सारी दुनिया का खजाना मिल गया हो। राजद्रोही समाप्त हो चुके हैं महारानी। अब आप निष्कंठ राज कर सकती हैं और इसी के साथ मेरी प्रतिशोध पूरा हुआ। आज इस शिखा में गांठ लगेगी। हाथों में मचल कर शिखा के थाम लिया और अब वे हाथ शिखा में गांठ लगाने जा रहे थे, लेकिन ऐसा करने से हाथ सफल नहीं हो पाए। अचानक शिखा अपनी जड़ से कटकर उन हाथों में आ चुकी थी और उस शिखा को काटने वाली थी उन किरणों से बनी वह कैंची जो उस प्रहारा से निकली थी, जो सांस से भोकाल के सिर पर रखा हुआ था। भोकाल, तुम जीवित हो? हाँ, और मैं ही क्या, सलोनी और रूपसी भी जीवित हैं और साथ ही मेरे सिर पर मौजूद यह प्रहारा तुम्हारे बाज मेरे सिर से जो प्रहारा ले उड़ा था वह नकली था। असली प्रहारा तो मेरे पंखों में छिपा हुआ था। नकाब चढ़ाने से पहले जिसे अपने सिर पर रखकर मैंने अपने रूपसी और सलोनी के इर्द गिर्द किरणों को ऐसा आवरण बनाया जिससे बाहर तो धंसे लेकिन हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाए। क्रोध और आश्चर्य से भरा हुआ था रानी मोहिनी का स्वर। प्रपंच रचकर राजद्रोही भोकाल अपनी पत्नियों के साथ फिर भाग जाना चाहता है। बंदी बनाओ इन्हें। रुकिए महारानी, मुझे कुछ क्षणों का अवसर दीजिए। मैं सिद्ध कर दूंगा कि प्रपंच में नहीं गुणिक रच रहा था। कोई निर्णय करने से पहले रानी मोहिनी ने प्रजा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उसी की आंखों की तरफ प्रश्नों के तूफान लहरा रहे थे, जिसका उत्तर भोकाल ही दे सकता था। कहो, क्या कहना चाहते हो? जिस षड्यंत्र के तहत मुझे रूपसी और सलोनी को मौत के घाट उतारा जा रहा है वह गुणिक के रचाया है। ऐसा इसने अपने तीनों पुत्रों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किया है। ये अनर्गल बातें हैं। मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगे, इसलिए मैं प्रमाण के रूप में मैं मिथिला नगरी के ये नागरिक साथ लाया हूँ, जहाँ तुम और तुम्हारा परिवार 7 पीढ़ियों से रहता आ रहा है। अगर ये प्रमाण भी काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे तीनों पुत्रों को ही यहीं बुला लेता हूँ। भोकाल ने ताली बजाई। तुरंत ही तीनों सब लेकर वहां उपस्थित हुए सेनापति प्रवीण कुमार
ये तीनों सब गुणिक के पुत्रों के ही हैं, जिन्हें गुणिक ने कारागार से चुराकर अपने घर के तहखाने में इसलिए सुरक्षित रखा है कि इसने सौगंध खाई थी कि यह इनका अंतिम संस्कार मेरे और मेरे दो प्रियजनों के अंतिम संस्कार के पश्चात ही करेगा। ये गुणिक के ही पुत्र हैं। इस बात की पुष्टि मिथिला नगरी के उपस्थित निवासियों से की जा सकती है और विकास नगर के निवासियों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। गुणिक के इन तीनों पुत्रों में एक वह है जो समस्त विकास नगर को अपनी तरह क्षय रोगी बना देना चाहता है, दूसरा वह जो गुप्त रास्तों से आपकी हत्या करने आपके कक्ष में पहुंचा, और तीसरा वह है जिसे आपको मेरे भाले से बचाते हुए अपनी बलिदान दे दिया। इसी के साथ भड़क उठा गुणिक। हाँ भोकाल, हाँ ये मेरे पुत्र हैं और मैं तुमसे प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी के साथ गुणिक ने एक सैनिक से तलवार छीन ली और तेरी हत्या करके वह प्रतिशोध मैं अब भी लूँगा। तुम जैसे बुद्धिमान को क्रोध शोभा नहीं देता गुणिक, इसलिए शांत हो जाओ। और भोकाल ने गुणिक को उठाकर फेंक दिया। अपनी बुद्धि से तुमने मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा था, इसमें तुम पूरी तरह सफल हुए थे गुणिक। तीनों पुत्रों के चित्र सलोनी ने बनवाने के पश्चात विचार कौदा मैंने सलोनी से तुम्हारे एक पुत्र के चित्र से उनके बाल हटाकर उसकी तुम्हारी जैसी शिखा बनाने को कहा। फिर मैंने उससे उस चित्र का वैसा ही लंबा तिलक बनवाया जैसे तुम्हारे माथे पर हमेशा रहता है। अब जो चित्र मेरे सामने था वह लगभग तुम्हारा चित्र था, जिसे देखकर मैं तुरंत ही तुम्हारे चौंकाने का कारण समझ गया। मैं समझ गया कि तीनों तुम्हारे पुत्र थे और तुम ही ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। परंतु यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने तुरंत ही सेनापति प्रवीण कुमार से तुम्हारे सारी बात समझकर तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में जानने में जुट गया और उन्होंने उसे मिथिला नगरी भी ढूंढ लिया। सेनापति प्रवीण कुमार की सहायता से ही मैंने तुम्हारे गुप्त तहखाने में रखी तुम्हारे पुत्रों की लाशों को ढूंढा और रूपसी की दासी से सत्य जाना। फिर तुम्हारे काले रूप को सारे संसार के सामने लाने के लिए तुम्हें बुद्धि से ही मात देने की योजना बनाई और तुम्हारी बाज वाले प्रकरण को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया। तुम मुझसे प्रहारा छीन लेना चाहते हो, तभी मैं असली प्रहारा को छिपाकर नकली प्रहारा को अपने सिर पर रखकर यहाँ पहुँचा और उसी बुद्धि के बल पर तुम्हें बुद्धि की इस जंग से करारी मात दे दी। जानते बूझते हुए ब्राह्मण का वध करना अपराध ना होता तो तुम्हारी गर्दन को हमेशा अपने हाथों से तुम्हारे धड़ से उड़ा दिया होता। षड्यंत्रकारी, हम तुम्हें राज्य निकाल देते हैं। उधर गुणिक से झुकाए राज से बाहर की तरफ चल दिया। इधर सारी प्रजा अपने नायक की जय जयकार कर उठी। हमारे नायक महाबली भोकाल की जय। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।